कोई भी फसल के लिए बोल हो तो आप निश्चित रूप से जल प्रबंधन के बहुत ही आवश्यकता है। काबर बिन पानी जग सून, ऐसे टाइप के एक कहावत है। जब तक पानी नहीं रही हाथ में तब तक कोई भी फसल उत्पादन नहीं हो सके। वैसे गन्ना फसल में तो सबसे पहली बात समतल ज़मीन रहना चाहिए और जल निकासी के उत्तम प्रबंध रहना चाहिए। वैसे गन्ना फसल में तो ज़्यादा पानी नहीं लगे, लेकिन बोआई के समय, बढ़वार के समय और कंसा निकालने के समय, ये समय जो 3-4 समय हैं उनमें पर्याप्त रूप से नमी रहना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे गन्ना फसल में तो पानी भरे के ज़रूरत नहीं रहा है। जैसे हमारे किसान मन धान फसल बोते तो में लगातार पानी भरे रहते हैं, लेकिन हमारे गन्ना फसल में ऐसे नहीं है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ये समय धान की बुआई का समय है। आप सभी ने ग्रीष्मकालीन जुताई के अलावा खेतों की और दूसरी तैयारियां भी कर ली होंगी। धान की बुआई करते हैं कि वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, छिड़का विधि है, लेही विधि है, कतार बोनी विधि है, नर्सरी है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है जिससे आपके द्वारा बोए गए हर दाने पे आपको अच्छी फसल मिल सके, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विशेषज्ञ आदित्य शुक्ला जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, धान की बुआई से पहले का एक स्टेप होता है ग्रीष्मकालीन जुताई, खेतों की ग्रीष्मकालीन जुताई। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाना चाहिए ग्रीष्मकालीन जुताई? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्मी रहती है। जी जी। और जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं और कीट होते हैं जी, ये हमेशा मिट्टी के नीचे ही रहते हैं, 4 से 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे। जी जी। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नमी होती है और वहाँ पे ठंडा भी होता है। अच्छा। तो ये वहाँ हाइबरनेट करते हैं। जी जी। अगर ग्रीष्म ऋतु में हम उस वक्त जुताई करते हैं तो ये जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जी जी, ये सतह पे आ जाएंगे। अच्छा। और ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में ये मर जाएंगे। जी जी। तो इससे क्या होगा, जब किसान बुआई करेगा उसके बाद धान में कम
बीमारियां लगेंगी। अच्छा। और कीट का प्रकोप भी कम रहेगा। जी जी जी। जिससे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का पैसा तो बचेगा। जी जी। और इससे किसान को एक आर्थिक मदद मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि गर्मी के मौसम में आपने देखा मिट्टी थोड़ी कठोर हो जाती है। जी हाँ। उस वक्त अगर हम जुताई करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, खुल जाएगी और उसमें पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। जी हाँ। मॉइस्चर बढ़ेगा। जी जी। और जब बारिश बाद में होगी भी तो पानी बह नहीं जाएगा। अच्छा। जाया नहीं होगा। जी जी जी। जितनी वर्षा होगी जो होगी सारी नमी किसान के फायदे में रहेगी। जी हाँ। और एक और चीज़ है कि कुछ खरपतवार जो होती है जैसे मोथा वगैरह है, ये इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। अच्छा। और इनकी अगर आप पत्ती काट के भी फेंक दें ये वापस सूख जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो गर्मी में जुताई करने से मोथा जैसे पौधों की भी, खरपतवारों की भी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और वो भी मर जाते हैं। जी जी जी। मान लीजिए कि कोई किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई ना कर पाए और बारिश आ जाए, तब हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो आप बोल रही हैं, एक तो खुर्रा बोनी जो अपन बारिश होने के पहले अपन जुताई कर ली है। कभी कभी किसानों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो ना कर पाए किसी भी कारणवश। जी जी। तो उसमें हम बतर बोनी भी कर सकते हैं। खुरा बोनी जैसा ही है बतर बोनी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बारिश हुई, नमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उस वक्त आप जुताई नहीं कर सकते। 3-4 दिन बाद जब थोड़ी नमी कम हो गई है, अच्छा, जिसको हम 50% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहते हैं, अच्छा जी जी, तो उस केस में हम जुताई करें, उसके बाद बुआई करें और पाटा चला दें। जी जी। तो अगर कोई जुताई नहीं कर पाया है तो वो खुर्रा की जगह बतर बोनी भी कर सकता है। इसमें अगर कतार में लगाएगा वो जी, तो उसको अच्छी उपज मिलेगी। अच्छा अच्छा सर, इसके अलावा ग्रीष्मकालीन जुताई के अलावा खेतों की और क्या तैयारी की जानी चाहिए बुआई से पहले? बुआई से पहले देखिए 2 से 3 बार आप जुताई कर सकते हैं नास प्लाव से। और अगर खेत में ढाल है तो उस ढाल को आपको मैनेज करना पड़ेगा जुताई करके ही। जी जी। ताकि पानी जाया ना हो, पानी बह ना जाए। जी हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि ढाल है तो एक जगह पानी एक्यूमुलेट ज्यादा हो गया, जी जी, एक जगह पानी बिल्कुल नहीं बचा। जी। और दूसरा ये है कि जुताई के बाद ढेले भी बच जाते हैं। जी जी। ढेले पौधे की वृद्धि के लिए और पौधे की जड़ की वृद्धि के लिए भी हानिकारक होते हैं। जी हाँ। तो ढेले टूट जाने चाहिए सारे। और अगर एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है तो उसके लिए भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि एसिडिक सॉइल के लिए फिर हम चूना लगा सकते हैं। जी। और बेसिक सॉइल के लिए हम कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पहले एक साथी का फोन सुन ले। हाँ। हेलो हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी, आप समझ पाए? मैं नहीं समझ पाया। नर्सरी किस तरह से तैयार करें और कौन सी धान लगाएं? नर्सरी किस तरह से तैयार करें? देखिए, नर्सरी में 2 विधियां होती हैं रोपाई के वक्त जब हम नर्सरी लगाते हैं। एक तो हम बोलेंगे गीली शैया और एक सूखी शैया मेथड। अंग्रेजी में हम बोल देंगे वेट बेड और ड्राई बेड। ड्राई बेड आप समझ सकती हैं, वहीं लगेगा जहां पानी थोड़ा कम है। जी हाँ। जहां पे पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूखी शैया मेथड जैसा ही ये भी रहता है। इसमें हम शैया बनाएंगे जो कि 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई का रहेगा। और लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं, 10-15 मीटर भी। जी जी। बस अगर ढलान ज्यादा ना हो तो। जी हाँ। और जो शैया रहेगी वो 12 से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे रहेगा। अच्छा, ठीक है। उसमें हम या तो नर्सरी में हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं या तो हम कतार से भी बो सकते हैं। जी जी। उस नर्सरी में अगर ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है तो 5 से 10 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर डालेंगे। जी। और अमोनियम सल्फेट भी हम डाल सकते हैं 10 से 15 वर्ग मीटर। जी जी। और ये तो मैंने बता दिया सूखी शैया मेथड। जी जी। और इसके बाद गीली शैया मेथड, उसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उसमें पानी ज़्यादा हम मेंटेन करके रखते हैं। जी जी। तो ये 2 नर्सरी के मेथड हो गए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद में सबसे मुख्य चीज, पहले एक और साथी का फ़ोन सुन लें। जी बिल्कुल। हेलो 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 नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जय जोहार, मैं पप्पू सेन बेबेदर बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि धान बोना चाहते हैं हम। जी। तो कौन से पद्धति से खेती करे जाए और कौन सी किस्म के धान लगाए जाए? अच्छा, कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हम ले सकें। जी जी।
ये उन्नत विधि जानना चाह रहे हैं एक तो खेती की, और धान की कौन सी किस्म लगाएं जो अधिक फसल दे इनको? देखिए, उन्नत विधि तो अभी चल रही है जो मेडागास्कर के क्षेत्र से निकली है, श्री मेथड जो बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको हिंदी में हम श्री मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें श्री मेथड में क्या होता है, एक काफ़ी अलग बात है इसमें कि हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा रोकते नहीं है। अच्छा। इसमें क्या मेथड होता है, पहले ये रोपाई का एक तरीका है ये। जी जी। इसमें क्या होता है, पहले हम नॉर्मल जो गीली शैया सूखी शैया मेथड बताया उसी मेथड से हम नर्सरी बनाएंगे। जी जी। और उसके बाद नर्सरी बनाने के बाद हम 8 से 10 दिन के अंदर पौधे की रोपाई करेंगे। जैसे नॉर्मल जो रोपाई होती है वो 20 से 25 दिन में होती है। जी जी। इसमें 8 से 10 या 8 से 12 दिन में होती है, जब भी 2 पत्तियां आ जाए पौधे में, तब हम इसकी रोपाई करते हैं। और रोपाई करते हैं तो इसकी मचे हुए खेत में नहीं करते हैं। अच्छा। इसकी नॉर्मल खेत में करते हैं। और आम रोपाई में हम कम से कम 2 से 3 पौधा लगाते हैं एक जगह पे। जी। इसमें एक जगह पे एक ही पौधा लगता है। अच्छा। और इसमें वर्गाकार बुआई होती है। जी जी। जैसे हम नॉर्मली 20 इंटू 10 रखते हैं, 20 इंटू 15 रखते हैं, इसमें 25 इंटू 25 ही रहेगा। अच्छा। मतलब पौधों के बीच में भी 25 की दूरी रहेगी और कतार में भी 25 तो ये वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जी जी जी। और एक जगह पे एक ही पौधा लगेगा जी। और इसमें 50% हम जो पोषक तत्व हैं वो हम देंगे ऑर्गेनिक सोर्स से और कार्बनिक सोर्स से, और बाकी 50% हम देंगे इनऑर्गेनिक सोर्स से, जो कि हम जनरली एनपीके लगाते हैं। जी जी जी। और इसमें आदित्य जी, एक हमारे और साथी फोन कर रहे हैं, पहले हम उनका प्रश्न सुन लें। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चंद्राकर बोल रहा हूँ। जी पूछिए चंद्राकर जी, क्या पूछना चाहते हैं? 15 दिन हो गया, धान में लग गया, मेरा पानी अच्छा से पा गया है। अच्छा। लेकिन साथ छोटे क्या है, नीला भी हो गया। अच्छा अच्छा। तो उसमें नीलानाशक का छिड़काव करना है। जी जी जी। ये नींदानाशक बताइए इनको, इनके खेत में नींदा आ गया है। अच्छा, खरपतवार क्या इन्होंने अभी बुआई कर दी है और नींदा भी साथ में जग गया है, तो नींदा को नाश करने के लिए, खरपतवार के नाश करने के लिए कोई दवाई बताइए इन्हें। देखिए, आपने बुआई कर दी है, अब नींदानाशक अब आ रहे हैं जी, तो आप थोड़ा और इंतजार करके हम बिस्पायरिवेक सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी ठीक है। और ऑलमिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेनिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमिक्स जिसमें क्लोरीमिरॉन और मेटसल्फिरोन साथ में रहता है, जी जी, उसका 8 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम जो कमर्शियल प्रोडक्ट है, अच्छा, उसका अपन यूज कर सकते हैं। जी जी जी। और 25 ग्राम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है बिस्पायरिवेक सोडियम, जो कि नॉमिनी गोल्ड के नाम से हमारे को मिलता है, जी हाँ, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं खरपतवार के नाश के लिए। जी जी जी। आदित्य जी, आपने खेतों की तैयारी बताया, नर्सरी तैयार करना बताया, इसके बाद का स्थिति आती है बीजों के चयन की। तो बीजों का चयन करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर हमारे यहाँ जनरली किसान अनसर्टिफाइड सीड यूज करते हैं, मतलब सर्टिफाइड जो सीड नहीं रहते हैं, जी जी जी, वो खुद अपने बीज का उपयोग करते हैं, या फिर अपने नेबर का, मतलब जी हाँ, बगल के किसी किसान जो आसानी से मिल सके जी हाँ, सर्टिफाइड सीड महंगे होते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इसमें आदित्य जी, एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बालाघाट जिले से सुरेश तिवारी बोल रहा था। मैं जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अभी रोपा नहीं डाला हूँ, तो कौन सा धान उपयुक्त, थोड़ा समय ज्यादा निकल गया है, इस वजह से पूछ रहा हूँ कौन सा बीज जी अच्छा होगा जी। कम समय में होने वाली कोई किस्म इन्हें बताइए जो जल्दी उपज दे सके। कम समय में तो देखिए बहुत सारी है। जो मेरा नाम है आदित्य, उसी नाम की वैरायटी है आदित्य। जी जी जी। और कलिंगा 3, जी जी, और समलेश्वरी, अच्छा, ममलेश्वरी, ये सब 90 से 100 दिन की वैरायटियां हैं। जी जी। और ये इनको 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर की एक अच्छी यील्ड दे देंगी। जी जी। और अगर इनके पास टाइम कम बच रहा है तो ये लिखी भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें काफ़ी जल्दी धान पक जाती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम इसके पहले बात कर रहे थे कि बीजों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, उस पर वापस आते हैं। देखिए, बीजों का चयन सबसे पहले तो मैंने बताया, तो हम बाहर से कहीं ले आते हैं। जी जी। तो ये हमको जरूर ध्यान रखना है कि हम जो वैरायटी चाह रहे हैं वो उसी के बीज है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, इधर उधर से बीज मिल जाते हैं। और उसके बाद वैरायटी हो गया, फिर हम जगह के हिसाब से भी हमको वैरायटी देखना है। और बीज
खराब नहीं हो, सड़े नहीं हो, ये सब भी हमको ध्यान देना पड़ता है। आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके यहाँ कितनी नमी है, कितने आपके यहाँ बारिश होती है, उस हिसाब से हम चयन कर सकते हैं। जी 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 सर, अगर हमने बीजों का चयन कर लिए तो बोने से पहले बीजोपचार बहुत जरूरी होता है। कैसे करें बीजोपचार हमारे किसान भाई? देखिए, सर्टिफाइड सीड में तो बीजोपचार का उतना परेशानी नहीं होती जी हाँ, पर वो स्वाभाविक सी बात है, वो महंगे आते हैं। तो अगर हमने कहीं और से बीज लाए हैं जो सर्टिफाइड नहीं है जी जी, तो उसमें हमारे एक और साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी यादव जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे लाइट तो भी डाले होंगे, कौन से नींदानाशक डालना चाहिए? अच्छा, एक बार इनको नींदानाशक फिर से बता दीजिए। नींदानाशक, खरपतवारनाशी। हाँ जी। तो देखिए, अगर आपने बुआई नहीं करी है तो अभी तो हम प्रीटिलाक्लोर भी डाल सकते हैं। अपना रिफिट या रिफिट प्लस नाम से आता है, 750 ग्राम से 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ऑक्साडाइअर्गिल एक आता है टॉप स्टार नाम से, उसका मतलब कमर्शियल प्रोडक्ट का नाम टॉप स्टार है जी, तो वो भी हम डाल सकते हैं जी जी। 50 से 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये तो हो गए प्री इमरजेंस, मतलब पौधे आने के पहले जी। उसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम नॉमिनी गोल्ड भी डाल सकते हैं जी। और वो भी डाल सकते हैं ऑल स्टार जी, जो क्लोरीमोरोन और मेटसल्फ्यूरोन का मिक्सचर है, 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर। जी जी जी। हम बात कर रहे थे सर बीजोपचार की। बीजोपचार कैसे तो किया जाए? बीजोपचार में अगर बीज आप ले लीजिए और एक काम कर, मतलब ऐसा करिए कि 10 लीटर पानी है, अच्छा, उसमें हम घोलेंगे 1.7 ग्राम 1.7 किलो नमक। अच्छा, ठीक है, ठीक। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे बीज। अच्छा, ठीक है, अब उसको थोड़ा मिला देंगे पानी में। जी जी। तो उससे क्या होगा कि जो अच्छे सीड हैं, जो स्वस्थ सीड हैं, वो नीचे रह जाएंगे। जी हाँ। और जो खराब सीड हैं, जिनमें बीमारियां लगी हैं, जो पूरे बन नहीं पाए हैं, वो तैर जाएंगे। हम पहले एक और साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं संतोष सिंह बोल रहा हूँ। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जो मैं धान बो चुका हूँ उसमें सफेद सफेद जो तावा है बहुत ज्यादा मात्रा में जम गए हैं। अच्छा, ये कुछ बीमारी है? सावा? आप अपना खरपतवार की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, खरपतवार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो सावा खरपतवार है, जैसा मैंने अभी निंदानाशक बताया, जी जी हाँ, नॉमिनी गोल्ड या ऑलमेक्स, उनसे वो आराम से कंट्रोल हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं जी है। जी जी। अच्छा, तो सर आप बता रहे थे कि बीजोपचार करने के लिए तो हाँ, जो बीज तैर जाएंगे उनको हम फेंक सकते हैं और जो बीज बच गए हैं उसके 2-3 बार पानी से धो लें हम, ताकि नमक सारा निकल जाए। थोड़ा सा उसको सुखा लें और उसके बाद कार्बेंडाजिम या वाइटावैक्स से हम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फिर बुआई भी हो सकती है। बुआई कर सकते हैं। ये बीजोपचार का एक जी जी। बीजोपचार के बाद में नर्सरी तैयार करने की विधि तो आपने बता दी। नर्सरी के अलावा बुआई की और कौन कौन सी विधियां हैं? एक खुर्रा बोनी, बतर बोनी और एक लेही राइस जो अभी स्टार्ट हुआ है। जी जी। लेही राइस हम तब करते हैं जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जी और किसान को वक्त नहीं मिल पाया जी है जी हाँ। खेत जोतने का। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने खेत को मचा लिया अच्छे से, उसके बाद लेही राइस को हम वेट डायरेक्ट सीडेड राइस भी बोलते हैं, गीला सीधी बोनी। तो उसमें क्या होता है, हमने बीज लिया, उसको पानी में भिगा दिया। अच्छा, उसको 20 से 24 घंटे पानी में रखा जी जी, और उसके बाद पानी से निकाल दिया। अच्छा। और उसका पूरा पानी बह जाने दिया। जी जी। तो होगा क्या, 48 से 60 घंटे के भीतर उसमें अंकुरन आने लगेगा। जी जी हाँ। और उसी अंकुरित बीज को हम जब उसमें अंकुरन आ गया उसके बाद एक बार धूप में डाल देंगे ताकि वो थोड़ा और सूख जाए, और उसी को कतार में या फिर हम छिड़क भी सकते हैं। कतार के हिसाब से भी हम बुआई कर सकते हैं और या छिड़क भी सकते हैं। जी जी जी। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें 8 से 10 दिन पहले पक जाता है धान। जी जी। तो इससे जो वक्त पीछे छूट गया है उसकी भरपाई भी हो सकती है आगे देखा जाए। जी जी। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम जब रोपाई करते हैं तो तभी हम मचाते हैं तो खरपतवार सब नाश हो जाते हैं। जी जी। इसमें खरपतवार प्रबंधन थोड़ा सा देखना पड़ता है। जी जी जी। सर आपने वैसे तो इसकी बहुत सारी किस्में बताई धान की, पर कभी कभी यह है कि बारिश कम हो जाती है। तो अगर कम बारिश हो रही है तो ऐसे समय में हमारे किसान भाइयों को किन किस्मों का चयन करना चाहिए? अच्छा, देखिए
अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटियां रहती हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं। अगर किसान भाई अपने केवीके में जाएंगे तो उनको अच्छी एक सारणी मिल जाएगी कि हमको इस जगह के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या उगाना है। पर 2-4 किस्में मेरे को ध्यान में आ रही है, जैसे आदित्य और कारगिल 3, ये सब, और समलेश्वरी, बमलेश्वरी, जी जी जी, अच्छा अच्छा, तो ये सब है वैरायटी। जी जी। बुआई के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पोषक तत्व प्रबंधन। क्या क्या खाद कब कब डालें जिससे कि फसल अच्छी हो। तो धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखिए, धान में तो अब किसान भाई लोग 100-60-40 या 120-60-40 के हिसाब से NPK लगाते हैं। जी जी हाँ। इसमें ये ज़रूर देखना है कि जो फास्फोरस और पोटेशियम है जी, स्फूर और पोटाश, वो तो हम बुआई के वक्त ही डाल देते हैं जी हाँ। पर यूरिया का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यूरिया उड़ जाता है हवा में। अच्छा जी हाँ। वो खराब उड़ भी जाता है और साथ में पानी के साथ बह भी जाता है। तो यूरिया को हमको किश्तों में डालना है। अच्छा। जैसे हम जब बुआई करेंगे तब हम 20% डाल दें जी। उसके बाद जब कंसे आएंगे तब 50% डाल दीजिए या 40% डाल दीजिए जी जी। फिर जब गभोट की अवस्था आएगी तब भी हम 40% डाल सकते हैं जी जी जी। तो ये सब है। और कुछ ग्रीन मैन्यूरिंग जो होता है जी जी, हरा खाद, वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे सेसबेनिया या सनहेम जी। जून के पहले जब प्री मानसून शावर्स आते हैं तब हम उनकी सोइंग कर लें और धान की जब जुताई होती है तब हम उसी को मिट्टी के साथ जोत दें जी। आजकल थोड़ा सा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर भी जा रहे हैं, तो वर्मी खाद या ये जो आपने बताया हरी खाद, इनका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं जी जी। सर, इसके बाद की स्थिति आती है जब दाने भरने लगते हैं तब धान की फसल में कीट और रोगों का ज़्यादा प्रकोप होता है। कौन कौन से रोग और कौन कौन से कीट हैं जो हमारी धान की फसल को प्रभावित कर सकते हैं? कीट तो हमारे किसान भाई जानते ही होंगे। सबसे ज़्यादा तो हमारा भूरा माहू जी, सफेद माहू, तना छेदा जी, गंगई और ऐसे अन्य प्रकार के कीट हैं जी। और रोग में भी हमारा जो ब्लास्ट आता है जी जी, जिसको झुलसा रोग कहते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसको जीवाणु जनित झुलसा रोग कहते हैं जी हाँ, और ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा, ये सब आती हैं। ब्लास्ट वैसे हमारे यहाँ प्लेन रीजन में छत्तीसगढ़ में कम आती है जी। हिली एरिया में ज्यादा आती हैं जहाँ पे 22-25 डिग्री से कम चला जाता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है उस वक्त जब धान होता है। तो ये कुछ है मेजर डिजीजेस और जो आते हैं जी। तो इन कीटों का और इन रोगों का नियंत्रण हमारे किसान भाई किस तरह से करें? देखिए, जैसे पहले मैं ब्लास्ट का बता देता हूँ। मैं रोगों में सबसे पहले ब्लास्ट का जी। तो ब्लास्ट वही झुलसा रोग, तो उसमें हम ट्राइसाइक्लाजोल जी 6 ग्राम पर 10 लीटर हम छिड़क सकते हैं। अच्छा जी। तो इससे अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है जी। साथ में हमको पोटाश की मात्रा बढ़ा के रखनी है अगर किसान को मालूम है कि ब्लास्ट आ सकता है जी जी। और यूरिया की भी मात्रा अगर वो कम कर दे तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर पानी जम रहा है जी, अनावश्यक पानी ना जमने दे जी। और उसके बाद आ गया जीवाणु जनित, इसके लिए तो कोई ऐसा खास केमिकल है नहीं। इसके लिए भी किसान को वही करना पड़ेगा कि यूरिया थोड़ा कम करे जी, पोटाश थोड़ा ज्यादा करे, क्योंकि पोटाश इंसेक्ट्स और रोग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा हाँ। उस और लीव लाइट में भी वही है कि पानी ना जमे जी जी। और उसके बाद क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, बैक्टीरियल लीव लाइट हो गया, भूरा स्पॉट, ब्राउन स्पॉट हो गया जी हाँ जी हाँ। ब्राउन स्पॉट के लिए हम फंजीसाइड वगैरह यूज कर सकते हैं जी जी। और ब्राउन स्पॉट चूंकि सीड बॉर्न है तो अगर बहुत उसमें इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा ब्राउन स्पॉट आ रहा है जी, तभी हम उसमें किसी चीज का उपयोग करें जी जी। नहीं तो थोड़े बहुत में तो चल जाता है। आदित्य शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।